हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग अपना मैराथन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने अपना पार्ट ए का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शेयर कैपिटल, वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अभी पार्ट ए को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम जो पार्ट बी है अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो अपना जो पार्ट बी है उसमें सिर्फ 7 ही चैप्टर्स हैं। उनका वेटेज कितने मार्क्स का है, उनका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। तो अब इसमें से जो अपने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वन ऑफ विच क्या है अपना जनरल मीटिंग्स और एक अपना क्या है डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। तो पहले हम ये चैप्टर्स अपने कवर करने वाले हैं, जिसके आपके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पहले ही कवर हो जाए। ठीक है, चलो पहले हम कर रहे हैं जनरल मीटिंग्स, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग्स इसके चैप्टर के बाद में। तो जनरल मीटिंग जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी में दो टाइप के ग्रुप्स के लोग होते हैं, पीपल होते हैं। एक कौन होते हैं जो अपने ओनर्स होते हैं और एक कौन होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओनर्स और डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था बिगनिंग में, आपको याद हो तो। कंपनी में मैनेजमेंट क्या होता है, सेपरेट होता है, यानी यहाँ पे ओनरशिप इज़ डिफरेंट और मैनेजमेंट डिफरेंट है। तो ओनर्स जो होते हैं, अब वो ऑब्वियसली बात है, पता है कि डे टू डे मैनेजमेंट में क्या वो इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या नहीं, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे मैनेजमेंट में आ सके। इसीलिए वो किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब देखो लेकिन स्टिल कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। तो अब ऐसे बहुत सारे मैटर्स होंगे जहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी। जो भी कंपनी में काम हुआ पूरे साल में वो सब के सब चीज़ें हमें शेयर होल्डर्स को बतानी होगी। तो हमें क्या करना होता है, शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करनी होती है। ठीक है, और डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है। तो जो शेयर होल्डर्स की मेंबर्स की बेसिकली हम कह सकते हैं मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग्स। और इसके अलावा जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले अपने क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपना चैप्टर जनरल मीटिंग्स, मतलब मेंबर्स की मीटिंग जो है उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल मीटिंग्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं जनरल मीटिंग्स की बात करूँ तो हमारी जो जनरल मीटिंग्स होती है वो दो टाइप से हो सकती है। एक हमारी क्या होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक हमारे पास क्या होती है, ईजीएम विच इज़ व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक और होती है क्लास मीटिंग। तो अभी ये क्या है, ये तीनों हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर मैं आपकी फर्स्ट टाइप की मीटिंग की बात करूं तो हमारे पास जो मीटिंग है वो कौन सी मीटिंग है, एजीएम। एजीएम में ए क्या है, एनुअल, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऐसी मीटिंग जो साल में एक बार हो। एनुअल मतलब क्या होता है, साल में एक बार। तो ऐसी मीटिंग जो साल में एक बार हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना कंपलसरी है, येस एब्सोल्युटली। साल में एक जो मीटिंग होती है उसमें मेंबर्स आते हैं, वो तो मीटिंग होनी कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा अब एक मीटिंग हो गई। इसके अलावा मान लो साल में बीच में हमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो साल में जो आप बीच बीच में मीटिंग्स कॉल करते रहते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ईजीएम। ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो हम कह सकते हैं दो एजीएम्स के बीच में, एक साल की एक एजीएम और सेकेंड ईयर की नेक्स्ट एजीएम, इनके बीच में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सब की सब मीटिंग्स किस में फॉल करेंगी, वो सब की सब मीटिंग फॉल करेंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ठीक है, और अपने पास जो थर्ड टाइप की मीटिंग होती है वो थर्ड टाइप की मीटिंग अपनी कौन सी है, क्लास मीटिंग। अच्छा, क्लास मीटिंग में जैसे अब क्या है, हम बात करें एजीएम और ईजीएम की, तो वहाँ पे तो सारे के सारे मेंबर्स आते हैं। क्लास मीटिंग सबके लिए नहीं होती है। क्लास मीटिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होती है। जैसे हम वहाँ पे सबको नहीं कॉल कर रहे हैं, लेट्स से हम वहाँ पे ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कॉल कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग है, उसमें ओनली वही लोग आएंगे और वही लोग आकर वोटिंग करेंगे, और उनकी जो वोटिंग की डिसीजंस हैं वो पूरी कंपनी पे नहीं बल्कि उन्हीं पर्टिकुलर लोगों के ऊपर क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। ठीक है, सो ये तीन मेन टाइप की मीटिंग्स हैं जो हमें इस चैप्टर में देखनी है। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हम दो चार बातें बेसिक और डिस्कस करेंगे वो ये है, देखो अब मीटिंग कॉल करनी है हमें। ठीक है, मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे तो क्या उनको सपने आ रहे हैं कि अच्छा इस डेट पे कंपनी एजीएम रख रही है या इस डेट पे कंपनी ईजीएम रख रही है, ऑब्वियसली नहीं, किसी को कोई सपना थोड़ी आएगा। तो जब भी आप मीटिंग कॉल करते हो आप सबसे पहले क्या दोगे, नोटिस।
तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या रहेगा, नोटिस जाएगा किसका, मीटिंग का। तो आप ये नोटिस किसको भेजोगे, मेनली तो मेंबर्स को जाएगा, और भी कुछ पार्टीज होती हैं जिनको नोटिस जाता है, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमें नोटिस देना है, ठीक है। नोटिस में हम सब कुछ बताएंगे, मीटिंग कहाँ है, कब है, तो डेट टाइम वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ये सब चीज़ें नोटिस में पहले से ही हमें बतानी होती है। एज वेल एज मीटिंग में हम क्या काम करने वाले हैं, एजेंडा वगैरह, ये सब बातें भी हमें बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जनरल मीटिंग है वो कन्वीन हो जाएगी, और जैसे ही हमारी मीटिंग कन्वीन होगी वहाँ पर हमें अलग अलग मैटर्स के ऊपर क्या करनी होगी, कंसेंट लेनी होगी मेंबर्स की, ठीक है। तो हमें क्या पास करवाने होते हैं, रेजोल्यूशंस पास करवाने होते हैं। अब जो अपने रेजोल्यूशंस हैं वो रेजोल्यूशन कैसे पास हो सकते हैं, आइदर एज ओ आर क्या होता है अपना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर कैसे एज एस आर क्या होता है अपना, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब आपने कोई रेजोल्यूशन पास करा, कैसे, बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, अगर हमने फेवर में जो वोट्स कास्ट किए हैं, फेवर वाले वोट ज़्यादा हैं किसके, अगेंस्ट वाले वोट के, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी 51% कंसेंट आ गई हमारे पास, तो उसे हम क्या बोलेंगे, OR पास हो गया। अच्छा, SR में हमें फेवर वाले वोट्स कितने चाहिए होते हैं, 3 टाइम्स चाहिए होते हैं, 3 टाइम्स ऑफ किसके, अगेंस्ट वाले वोट। तो जो फेवर वाले वोट हैं वो 3 टाइम्स होंगे किसके होंगे, अगेंस्ट वाले वोट्स के, तो क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सो ये सब तो एकदम बेसिक बात है। अच्छा, जैसे ही अपनी मीटिंग कन्वीन हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद मीटिंग में जो भी डिस्कशंस वगैरह होते हैं उसके क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। मिनट्स क्या होते हैं, समरी ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे रेजोल्यूशन पास हुए, किसने हाँ बोला किसने नहीं बोला, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मिनट्स में। तो बोर्ड मीटिंग हो उसके मिनट्स रिकॉर्ड होंगे, जनरल मीटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसके भी मिनट्स रिकॉर्ड होंगे। कैसे होंगे, कितने डेज में होंगे, ये सब हमें डिटेल में बात करनी है। ये अपनी एक बेसिक क्या हो गई, समरी हो गई। एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे बीच में, जब हम मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि मीटिंग में एक आदमी आ गया तो मीटिंग वैलिड हो गई, नहीं। मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 2 हैं। अब देखो अलग अलग कंपनीज हैं, उनमें अलग अलग आपकी कोरम रहेगी। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायर्ड है एक मीटिंग को वैलिड करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको कोरम वहाँ पे चाहिए रहती है। तो हम पढ़ेंगे अलग अलग सिचुएशन में कोरम कितनी कितनी होगी, मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए ताकि हमारी मीटिंग क्या मानी जाए, वैलिड मानी जाए, करेक्ट। तो ये सब हमें बेसिक यहाँ पे बातें करनी है। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे एक तो क्या पढ़ने हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पढ़ने हैं, ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट के सेक्शन। इसके अलावा हमें SS2 क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। देखो क्या है, कहीं कहीं पर कंपनीज एक्ट साइलेंट है, ठीक है, कुछ चीज़ें एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रखी है, तो वहाँ पर पिक्चर में कौन आता है, SS2। SS क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। ये अपने ICSI ने इशू किया है कि कंपनीज एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे कंपनीज एक्ट में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, कंपनीज एक्ट क्या है, एम्बिगुअस है, तो उस केस में एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ पर गिवन है, SS। तो SS1 किसके लिए है, बोर्ड मीटिंग। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर हम SS1 के साथ सेक्शंस पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपना जनरल मीटिंग के साथ में SS2। तो SS1 एंड SS2 कंपलसरी है। ICSI ने SS3 और 4 भी दे रखे हैं, पर वो हमें नहीं देखना है, हमें ओनली क्या देखना है, SS1 एंड SS2। चलो, अब हम प्रॉपरली अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, अपनी 2 टाइप की मीटिंग्स होती हैं। 2 टाइप की मीटिंग्स कौन सी होती हैं, AGM, और सेकेंड अपनी कौन सी होती है, EGM। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसा हमने डिस्कस किया कि मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए तो मीटिंग वैलिड होगी, कम से कम आपको 2 लोग तो चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा अपनी एक टाइप की कंपनी होती है OPC। OPC नाम से क्या है, 1 पर्सन कंपनी। जब वहाँ पर एक ही आदमी है तो क्या उसको कोई ज़रूरी है मीटिंग कंडक्ट करना, AGM कॉल करना, नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि SS2 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, OPC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, अकेला ही आदमी है, खुद ही रेजोल्यूशन पे डेट डालो, साइन करो, काम खत्म है, वही मीटिंग की डेट मान ली जाएगी। अलग से AGM कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसको, 1 पर्सन कंपनी को। तो 1 पर्सन कंपनी पे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलो, अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट जो हमने 3 टाइप की मीटिंग डिस्कस की, कौन कौन सी मीटिंग्स हो गई हमारे पास में, AGM, EGM और तीसरा अपना कौन सा रहेगा, क्लास मीटिंग्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना AGM। अच्छा, आपको ट्राई करना है कि पार्ट बी में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं सारे याद कर लो, ठीक है। तो AGM का अपना सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 96, और अभी हम EGM पढ़ेंगे तो EGM का अपना सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 100। AGM का 96, EGM का 100। चलो AGM अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमने बात की, नाम में क्या आ रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब साल में एक बार आपको ये मीटिंग करवाना क्या होगा, कंपल्सरी होगा। सो एक बार आपको साल में मीटिंग करवाना क्या होगा, कंपल्सरी होगा। इसके बाद में हमें AGM के रिगार्डिंग कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपको ये मीटिंग कब कब कंडक्ट करवानी है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो AGM किसी पर्टिकुलर ईयर की ही होगी, तो वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद ही तो मीटिंग करवाओगे। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ड्यूरेशन थोड़ी मीटिंग हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही आप उस ईयर की मीटिंग करवाओगे। अब फाइनेंशियल ईयर अपना एंड कब होता है, 31 मार्च को। क्या हमें 31 मार्च के जस्ट बाद मीटिंग करवानी है, क्या हमें उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 महीने बाद, जितना भी लिमिट है, कुछ तो लिमिट होगी ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो लोग अपने मन मर्जी से डिसाइड करते रहेंगे कितने टाइम के बाद करवाएं। तो इसीलिए हमें लिमिट्स गिवन है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपकी AGM हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या बोला, हर कैलेंडर ईयर में एक AGM होगी। हर कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से लेके और दिसंबर तक, हर कैलेंडर ईयर में एक AGM होगी, ठीक है। इसके बाद हमें जो टाइम लिमिट पढ़नी है कि फाइनेंशियल ईयर के कितने टाइम में मीटिंग हो जानी चाहिए, उसके लिए हमें 2 टाइप की मीटिंग्स देखनी होगी। एक तो हमें क्या देखनी होगी, अपनी फर्स्ट AGM। एक हमें क्या देखनी है, फर्स्ट AGM, और उसके बाद हमें क्या देखनी है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट। फर्स्ट AGM मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो AGM सबसे पहली बार हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट AGM। तो क्या बोला, फर्स्ट AGM कब कंडक्ट हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हुआ उसके विद इन 9 मंथ्स अपनी फर्स्ट AGM हो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स से 30 नवंबर। इनकॉर्पोरेट कब हुई है कंपनी, 30 नवंबर को वो इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इसका मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर एंड कब आएगा, 31 मार्च। इसका ईयर ले लो 2022, तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 23। अब 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 9 मंथ्स आपको क्या करवानी है, अपनी AGM। तो 9 मंथ्स कहाँ पे एंड हो जाएंगे अपने, 31 दिसंबर, यही एंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक आपकी फर्स्ट AGM हो जानी चाहिए। तो ये तो किसके बारे में बात हो गई, अपनी फर्स्ट AGM के बारे में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे हमने लिया तो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 23 को। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स से कब, 1 फेब 23 को। कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 फेब 23 को। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर उसका इनकॉर्पोरेशन 1 फेब को हुआ है तो हम उसका ईयर एंड कब लें, क्या मैं उसका ईयर एंड 31 मार्च 23 को लूँ, नहीं। एक चीज़ याद रखो, देखो अब यहाँ पे फेब में तो स्टार्ट हुई है, 1-2 महीने बाद आपका ईयर एंड करवा दोगे, नहीं। जब आपका इनकॉर्पोरेशन जनवरी से लेके और मार्च के बीच में हुआ है ना, तो आपका जो ईयर एंड है वो इस साल नहीं लोगे, अगले साल वाला लोगे। इसका मतलब यहाँ पे इसका ईयर एंड हमें 31 मार्च 23 नहीं लेना है। नॉर्मली हमने क्या लिया था, जैसे 22-23 है तो हम 23 ही लेंगे, लेकिन जैन टू मार्च में इनकॉर्पोरेशन हुआ तो हम 23 नहीं लेंगे, हम 24 लेंगे, ठीक है। तो जैन टू मार्च वालों में एक्सेप्शन है। और फिर यहाँ से काउंट कर लो 9 मंथ, तो 9 मंथ्स आपके कहाँ जाएंगे, 31 दिसंबर, ईयर कौन सा रहेगा, 24। तो ये हमें पूरा कंसेप्ट गिवन है किसका, फर्स्ट AGM का। ये तो बात हो गई फर्स्ट AGM की। अभी हम लोग चलते हैं किस पे, जो अपना नेक्स्ट है, अपना नेक्स्ट कौन सा रहेगा, सेकेंड एंड सब्सीक्वेंट। कुछ नहीं है, एकदम सेम बात है, बस इसमें 2 कंडीशन है।
दो कंडीशन क्या है, पहली वाली कंडीशन एकदम सेम है, फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हो रहा है, पहले वाले में हमने मंथ्स कितने लिए थे, 9 मंथ्स, यहाँ पे बस मंथ्स चेंज कर दो, कितने हो जाएंगे, 6 मंथ्स। तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 23, तो मेरी एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, मेरी एजीएम हो जानी चाहिए 30 सितंबर 23। इज़ इट क्लियर? 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखो, क्योंकि ये एजीएम कौन सी वाली है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट, इसका मतलब इससे पहले भी एजीएम हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, दो एजीएम के बीच का गैप देखो, दो एजीएम के बीच का गैप चेक करो, दो एजीएम के बीच का गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 15 मंथ्स। दो एजीएम के बीच का गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम 15 मंथ्स। इसका मतलब अगर मेरी एक एजीएम मान लेते हैं कब हुई है, 30 मई या 31 मई मान लो, 31 मई 2022 को हुई है, तो ये मेरी प्रीवियस हो गई। अभी जो अगली वाली होगी ना, अगली वाली और इसके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15 महीने। तो अब 15 महीने काउंट करो, मई एंड हो गया तो हम काउंट करेंगे तो अगले 31 मई तक अपने 12 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। और 12 के बाद आप 15 काउंट करो तो जून जुलाई अगस्त, तो 31 अगस्त 2023। इसका मतलब इस वाली डेट तक मैक्सिमम 15 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एजीएम इस डेट तक हो जानी चाहिए। अब ये दोनों डेट्स अलग अलग आ गई, आपको दोनों कंडीशन माननी है, दोनों कंडीशन माननी है, इसका मतलब दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है वो मान लो, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे डेट क्या आ रही है, 30 सितंबर, यहाँ पर डेट क्या आ रही है, 31 अगस्त, तो आपको मीटिंग कब तक कंडक्ट करवानी है, 31 अगस्त तक, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, इस पर केस स्टडी जनरली आई जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सटेंशन मिल सकता है क्या, बिल्कुल। सेकेंड और सब्सिक्वेंट के केस में अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, आरओसी को एप्लीकेशन लगा दो। लेकिन फर्स्ट एजीएम के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। देखो वहाँ पे ऑलरेडी 9 महीने हैं, यहाँ पे तो 6 ही थे, इसीलिए क्या बोला, एक्सटेंशन मिल जाएगा, पर फर्स्ट एजीएम में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पर गिवन है, ये आप पढ़ लेना। और इसमें एक और चीज़ बोली है, देखो लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होती हैं। तो उनके लिए क्या बोला कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनको 6 मंथ्स के बजाय कितने मंथ्स काउंट करने हैं, एंड के बाद, ईयर एंड के बाद 5 महीने, ठीक है। तो वहाँ पे 5 मंथ्स में हो जानी चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग, ये तो हमने पढ़ लिया एक्सटेंशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, डे टाइम प्लेस वेन्यू, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, कब होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, आपकी जो एजीएम है आप रात को बुलाओ 3 बजे। अरे भाई भूतों को बुला रहे हो क्या, रात को 3 बजे कैसे कॉल करोगे, कब कॉल होनी चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कौन से होते हैं, 9 AM to 6 PM, इसके बीच में आपको आपकी मीटिंग कॉल कर लेनी है। और इसके अलावा क्या बोला, जिस दिन आप मीटिंग बुला रहे हो दैट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे, मतलब 15 अगस्त को, 26 जनवरी को एंड 2 अक्टूबर को क्या हमें मीटिंग कॉल करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, कहाँ कंडक्ट करोगे, तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंडक्ट कर लो, ठीक है, या फिर किसी और प्लेस पे कर लो, लेकिन उसी सिटी, उसी टाउन, उसी विलेज में जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, सिचुएटेड है, वहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए बाकी प्रोविजन तो सेम है जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े कि कहाँ कंडक्ट करनी है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोला कि वो किसी और प्लेस पे भी कर सकती है अगर सीजी से अप्रूवल हमें मिल जाए तो। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। अब देखो यहाँ पे अगर एजीएम हो रही है तब एजीएम में आके क्या आप टाइम पास करोगे, रिफ्रेशमेंट खाओगे क्या, बस नहीं, और भी चीज़ें होती हैं। तो एजीएम में हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ टाइप के बिजनेस करने हैं। तो यहाँ पे बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ये मत बोलना OR वाले ऑर्डिनरी, SR वाले स्पेशल, ऐसा नहीं होता। 4 अपने ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं,
4 कौन से? अड्डा, ADDA। सबसे पहले हम ए की बात करें, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए अपने, बोर्ड रिपोर्ट हो गई अपनी, ऑडिट रिपोर्ट हो गई अपनी, उसको हमें यहाँ पे क्या करना है? अडॉप्ट करना है फर्स्ट। सेकंड डी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट डी है अपना डिविडेंड को आप क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। और इसके बाद लास्ट में ए है, तो वहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो 4 बिजनेस है, ये 4 बिजनेस कौन से होते हैं एजीएम में? ऑर्डिनरी बिजनेस। इन चारों के अलावा जितने भी बिजनेस हैं वो सब के सब बिजनेस अपने लिए कौन से रहेंगे? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो एजीएम में ये चारों कौन से रहेंगे? ऑर्डिनरी। इसके अलावा सब कौन से रहेंगे? स्पेशल। अच्छा, ईजीएम जो अपनी होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहाँ पे सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। जितने भी बिजनेस होंगे ना वो सब के सब बिजनेस स्पेशल होंगे, वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो चाहे आप ये वाले काम वहाँ पे करते हो तो वो वाले काम भी किसे माने जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो क्या बोला अब यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एजीएम आपको कॉल करनी है, बिकॉज हमने पढ़ा कंपलसरी है, नहीं कॉल करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगी? पेनल्टी आ जाएगी। पेनल्टी एक बार आप रीड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला है सुनो, एजीएम कॉल नहीं की ना तो यहाँ पे एक सिंगल मेंबर के पास में भी राइट है। अकेला मेंबर किसके पास जा सकता है? एनसीएलटी के पास। क्या बोल सकता है? भाई कंपनी की एजीएम की ड्यू डेट निकल गई, एजीएम कॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ट्राइब्यूनल को सही लगता है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करके खुद ही कंपनी की एजीएम कॉल करवा सकता है, और इवन ये भी बोल सकता है कि अकेला मेंबर अगर मीटिंग में आया तो भी वो मीटिंग हम वैलिड मान लेंगे, आइदर इन पर्सन और प्रॉक्सी। इसका मतलब अभी हम ऊपर क्या पढ़ कर आए? 1 मैन मीटिंग होती है क्या? मतलब कम से कम तो 2 लोग चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? एक्सेप्शन, एनसीएलटी अगर ऑर्डर देता है तो 1 मैन मीटिंग भी हो सकती है क्या? बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो पर्सन खुद से आए, चाहे वो किसी और को अपने बिहाफ पे भेज दे प्रॉक्सी, तो भी वो काउंट हो जाएगा, कोरम मान ली जाएगी, मतलब मीटिंग वैलिड हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, अब देखो क्या बोला, अगर आपको एक वैलिड मीटिंग कॉल करनी है तो मीटिंग क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली कन्वीन्ड, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी उसको कॉल करेगी। प्रॉपर आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस। ये सब प्रोविजन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे भी नोटिस वोटिस कैसे जाता है, क्या होता है, कोरम कितनी होगी, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, तो ये सब अभी हम आगे वैसे भी पढ़ने वाले हैं। देन कंडक्ट में वोटिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे मिनट्स किस तरीके से बनेंगे, तो ये सब प्रोविजन प्रेजेंट होंगे तो ही आपकी मीटिंग क्या होगी? वैलिड। अभी डिटेल में हम सब कुछ वैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये अपनी एक बार के लिए क्या हो जाती है? एजीएम। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? ईजीएम। 2 एजीएम के बीच में जो भी मीटिंग हो रही है वो मीटिंग कौन सी रहेगी? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ईजीएम कौन कौन बुला सकता है? भाई बीओडी खुद बुला सकते हैं, उनको मान लो मेंबर्स को बुलाकर कोई टाइप का रेजोल्यूशन पास करवाना है तो क्या ये खुद भी बुला सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या मेंबर्स खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को कि यार हमें कुछ काम है, हमें मीटिंग बुलवानी है, हमें चीज़ डिसाइड करनी है? ऑफ कोर्स। तो मेंबर खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को और बोर्ड बुला लेगा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? बाय बीओडी ऑन रिक्वेजिशन, मतलब रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। पॉइंट नंबर 3, बाय रिक्वेजनिस्ट देमसेल्फ। अच्छा, अब एक बात सुनो, बोर्ड को आप बोलते गए बुलाना है बुलाना है बुलाना है, बोर्ड को हमने टाइम दे दिया, बोर्ड ने प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में मीटिंग कॉल नहीं की। अगर बोर्ड नहीं बुलाता, रिक्वेस्ट करने के बाद भी इफ़ बोर्ड मीटिंग कॉल नहीं करता है तो उस केस में जो रिक्वेजनिस्ट हैं, मतलब जिन मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग बुलाओ, वो खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। तो इन केस द बोर्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, या बोर्ड जो है वो विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड मीटिंग कॉल करने में फेल हो जाता है, तो फिर रिक्वेजनिस्ट खुद से मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? क्या ट्राइब्यूनल भी ईजीएम कॉल कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बोला कि जो बोर्ड है वो मीटिंग कॉल कर सकता है, और मीटिंग अगर बोर्ड कॉल कर रहा है तो वो कहाँ पर हो सकती है? एट एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बाय बोर्ड ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर। बोर्ड बुला सकता है कब? जब मेंबर ने आपको क्या किया हो? रिक्वेस्ट किया हो। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी, इक्के दुक्के 2-3 लोग आ जाते हैं मुंह उठा के और क्या बोलते हैं? हमारे पास कंपनी के 1 शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, उनकी वैल्यू 100 रुपये की है, चलो मीटिंग कॉल करनी है।
क्या आपके लिए सब लोग फालतू बैठे? नहीं। अगर आपको मीटिंग कॉल करनी है तो आपके पास कुछ एक परसेंटेज का कैपिटल तो होना चाहिए, या इतनी वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो हमें लिमिट्स गिवन है कि यार इतने लिमिट में आने वाले लोग ही रिक्वेस्ट करेंगे, देन ओनली हम मीटिंग कॉल करेंगे, अदरवाइज क्या मीटिंग कॉल की जाएगी क्या? नो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, अगर कोई कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है तो कम से कम कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? 1/10 ऑफ सच पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले लोग, मतलब ऐसे लोग, ऐसे मेंबर्स जिनके पास मिनिमम क्या है 1/10, मतलब वही 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, कौन सा वाला? जिसमें वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या ले लो? 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स। तो शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल, और शेयर कैपिटल नहीं है 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। इतने लोग मिनिमम अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ही जो बोर्ड है वो मीटिंग कॉल करेगा, अदरवाइज वो वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि जो बोर्ड है, बोर्ड को आपने रिक्वेस्ट किया, बोर्ड विद इन 21 डेज क्या काम करेगा? मीटिंग की प्रिपरेशन चालू कर देगा कि हमें मीटिंग कॉल करनी है। तो 21 डेज में तो क्या होगा? मीटिंग की प्रिपरेशन चालू कर दो, और विद इन 45 डेज मैक्स, कब से? जब से रिक्वेस्ट आई है, विद इन 45 डेज आपको क्या काम करना है? विद इन 45 डेज आपको मीटिंग कॉल करनी ही है। अगर आप इस 45 डेज में मीटिंग कॉल नहीं कर पाए तो मीटिंग डायरेक्टली कौन कॉल कर लेंगे? रिक्वेजनिस्ट देमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर बोर्ड ने 21 डेज में प्रिपरेशन चालू नहीं करी, अल्टीमेटली 45 डेज में उन्होंने मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई, तो फिर जो मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो मेंबर्स खुद से ही क्या कर लेंगे? वो खुद से ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वो कितने टाइम में मीटिंग कंडक्ट करेंगे? जब से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है उस रिक्वेस्ट के विद इन 3 महीने ही मीटिंग होगी। मतलब जो भी हमें डेट्स काउंट कर रहे हैं ना, 21, 45, 3 मंथ्स, ये सब डेट्स कहाँ से काउंट हो रही हैं? जब से रिक्वेस्ट किया गया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के 21 डेज में मीटिंग कॉल करने का प्रिपरेशन चालू करना है, रिक्वेस्ट के 45 डेज में मीटिंग कन्वीन करवानी है, रिक्वेस्ट के 3 महीनों में खुद बुला लेंगे मीटिंग अगर बोर्ड ने कॉल नहीं किया। तो देखो एग्जाम में ना हम यही गलतियां करते हैं कि आप 3 मंथ्स लिख कर आ जाओगे, 45 डेज लिख कर आ जाओगे, बट आप ये नहीं लिखते हो कि आपको वो 45 डेज काउंटिंग कहाँ से करनी है। फ्रॉम के आगे की लाइन आप लिखते ही नहीं हो, तो अब 3 मंथ्स कहाँ से? क्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से, या पिछली मीटिंग से? कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कुछ भी अज्यूम कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो चेक कर रहा है वो भी तो CS है। अरे भाई, तुम ये मानो कि जो चेक कर रहा है उसको कुछ भी नहीं आता, तुम्हें सब कुछ लिख कर बताना है। तो हमें कोई भी चीज़ अजम्पशन पे नहीं छोड़नी कि तो इम्प्लाइड बात है, इम्प्लाइड कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, एक एक चीज़ आपको मेंशन करके आनी है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक और चीज़ है, अब अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग कॉल कर रहे हैं, एक्सपेंस तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आप मेंबर की लिस्ट लोगे कंपनी से, नोटिस वोटिस जाएंगे मीटिंग कंडक्ट होने का, पूरा फीस वगैरह जो भी है, एक्सपेंस वगैरह जो भी है। अब जो एक्सपेंस हो रहा है, मीटिंग बुलाई किसने है? रिक्वेजनिस्ट ने, तो एक्सपेंस भी अभी कौन करेंगे? वो खुद ही करेंगे। लेकिन क्या गलती उनकी है? मीटिंग कॉल करने की ड्यूटी किसकी है? बोर्ड की है। तो एक बार एक्सपेंस कौन कर देंगे? रिक्वेजनिस्ट। उन्होंने एक्सपेंस कर दिया, फिर उनको रेम्बर्स कौन कर देगी? कंपनी। ठीक है, पर गलती तो कंपनी की भी नहीं है, गलती किसकी है? बोर्ड की। तो कंपनी बाद में जिन डायरेक्टर्स की मिस्टेक है ना, उन डायरेक्टर्स से फिर क्या ले लेगी? रिएम्बर्समेंट, मतलब उनके रेम्यूनरेशन में से अमाउंट क्या कर लेगी? डिडक्ट कर लेगी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे गिवन है। चलो, इसके बाद में कुछ कुछ बेसिक बातें हैं कि जो भी नोटिस है, नोटिस जो वो लोग लगा रहे हैं, तो रिक्वायर्ड जितना भी नंबर है उनको उस नोटिस पे क्या करना है? साइन करके देना है। ES यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नोटिस वगैरह हमें सबको सर्व करना होगा, बिकॉज अभी रिक्वेस्ट किए कुछ लोगों ने, पर मीटिंग में तो हम सबको कॉल करेंगे, तो बाकी सब लोगों के पास भी क्या जाएगा? नोटिस जाएगा। तो उन सबको आप क्या करो? नोटिस वगैरह सर्व करो। देन नोटिस जो है वो नॉर्मली आप जैसे सर्व करते हो वैसे ही सर्व करोगे, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक। नोटिस कैसे देते हैं अभी सब बातें आगे डिटेल में आ जाएंगी। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? ट्राइब्यूनल भी कॉल कर सकता है। अब देखो, ट्राइब्यूनल कब कब कॉल कर सकता है? या तो सुओ मोटो मतलब खुद से, या किसी डायरेक्टर ने एप्लीकेशन लगाई है कि आप मीटिंग बुलवाओ, EGM बुलवाओ, तब, या फिर इवन किसी मेंबर ने एप्लीकेशन लगाई है तब भी ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलवा सकता है क्या? एब्सोल्युटली।
क्या अगेन सिंगल मेंबर वाली बात है एप्लीकेबल हो जाएगी, अकेला कोई भी मेंबर है वो मीटिंग में आके मीटिंग करेगा तो वैलिड है क्या? बिल्कुल। तो ट्राइब्यूनल अगर मीटिंग बुला रहा है तो वन मैन मीटिंग भी क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। और फिर अपना जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है? क्लास मीटिंग्स। तो वो हमने बिगिनिंग में बात की ही थी। क्लास मीटिंग्स में क्या सारे शेयर होल्डर्स आएंगे? नहीं, एक प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स आएंगे, वो अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे और जो भी वो रेजोल्यूशन पास करेंगे क्या वो पूरी कंपनी के सब मेंबर्स पे एप्लीकेबल है? नहीं, वो ओनली प्रिस्क्राइब्ड उसी क्लास के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सबके ऊपर क्या वो एप्लीकेबल होगा? नो। और एक हमें क्या कहना है? मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनकी भी मीटिंग आप कॉल कर सकते हो। अगर इनके राइट्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी मीटिंग भी बुलाई जाती है। चलो अब चलते हैं एडजर्न मीटिंग में। चलो एडजर्न मीटिंग मतलब मीटिंग में अगर कोरम नहीं आती है, कोरम क्या था अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी बेसिक क्या है, मिनिमम मेंबर जितने आपको चाहिए वो मीटिंग में नहीं आते हैं तो मीटिंग तो वैलिड ही नहीं है। और जब मीटिंग कोरम की वजह से वैलिड नहीं है, क्या हम वो मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं? नहीं, तब वो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। और जो हमें एडजर्न करना है वो एडजर्न कब होगी? नेक्स्ट वीक में, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर आप प्लेस या डेट वगैरह चेंज भी कर सकते हो, बोर्ड डिसाइड करके अपने अकॉर्डिंग को क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है। अच्छा, अब अगर आप मीटिंग को एडजर्न कर रहे हो तो आपको नोटिस देना है 3 दिन का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस देना होगा। देखो जब आप नॉर्मल हम पढ़ेंगे नोटिस, तो जो अपना नॉर्मल नोटिस है वो कितने डेज का जाता है? 21 क्लियर डेज का जाता है। पर यहाँ पे हम मीटिंग ओरिजिनल तो कॉल कर ही चुके, अभी मीटिंग क्या हो रही है? एडजर्न हो रही है। तो एडजर्न मीटिंग के केस में आपका जो नोटिस जा रहा है वो कितने डेज का जाएगा? एटलीस्ट 3 डेज का आपका नोटिस जाएगा, ठीक है? और अगेन जो आप मीटिंग एडजर्न वाली कॉल करोगे, क्या वो भी नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमें दोनों में ही क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, फिर क्या बोला है? अगर मीटिंग एडजर्न हो गई, एडजर्न होने के बाद भी एडजर्न मीटिंग में भी कोरम अगर नहीं आती है तो फिर जितने भी लोग आए हैं उन्हीं को ही हम क्या मान लेंगे? कोरम मान लेंगे। कम से कम 2 वो होने चाहिए। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब एक टॉपिक क्या गिवन है? रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने ओरिजिनल मीटिंग बुलाई थी, ठीक है? अब कोरम या कोरम के अलावा भी तो चीज़ें हो सकती है ना कि उसकी वजह से मीटिंग एडजर्न हो गई, कोरम की वजह से हुई वो तो ठीक है। पर मान लो कि हमने मीटिंग कॉल की थी ओरिजिनल मीटिंग, और ओरिजिनल मीटिंग में हमें 10 मैटर्स पे रेजोल्यूशन पास करना था, लेकिन हम ओनली 6 मैटर पे पास कर पाए। रिमेनिंग जो 4 मैटर्स थे किसी रीज़न की वजह से हमें टाइम चाहिए और अभी हम उन पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने मीटिंग एडजर्न करी। और ये जो 4 मैटर्स हैं ना, इन पे हमने रेजोल्यूशन कब पास किया? एडजर्न मीटिंग में। मान लेते हैं ओरिजिनल मीटिंग कब थी अपनी? 1 अगस्त को, ठीक है? और मान लेते हैं कि जो अपनी एडजर्न मीटिंग थी वो कब थी? 9 अगस्त को या 8 मान लो, ठीक है? अब इस केस में मुझे बताओ कि ये जो 4 मैटर्स हैं, ये 4 मैटर्स पे रेजोल्यूशन पास हुआ एडजर्न मीटिंग में, तो डेट ऑफ रेजोल्यूशन क्या मानूं मैं? 1 अगस्त मानूं या मैं 8 अगस्त मानूं? फर्स्ट मानेंगे या 8 मानेंगे? तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी आपकी मीटिंग एडजर्न हो रही है तो एडजर्न मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनकी डेट कौन सी मानी जाएगी? एडजर्न मीटिंग वाली डेट ही मानी जाएगी। क्या ओरिजिनल वाली डेट मानी जा सकती है क्या? नहीं। तो ये 6 की डेट कौन सी है? फर्स्ट। ये 4 की डेट कौन सी है? यहाँ पे 8th। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्या है? रेजोल्यूशन। ये हमने बात की थी एकदम बिगिनिंग में कि अपने जो रेजोल्यूशंस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्डिनरी, स्पेशल, और एक और पढ़ेंगे हम लोग, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है? अब देखो जो अपने ऑर्डिनरी हैं वो हमने क्या बात की? जो फेवर में वोट्स आ रहे हैं, वोट्स इन फेवर, वो क्या कर रहे हैं? एक्सीड कर रहे हैं वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है? सिंपल है, मतलब मेजॉरिटी कंसेंट आ गई। इसके बाद एसआर में क्या बोल रहे हैं? जो वोट्स फेवर में आए हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 टाइम्स किस चीज़ के? अगेंस्ट वाले वोट्स के। इसके अलावा क्या बोला कि जब भी आप एसआर पास कर रहे हो आप नोटिस में साफ साफ लिख दोगे कि ये रेजोल्यूशन में हम लोग क्या पास करेंगे? एसआर। और जब भी एसआर पास होगा तब एक फॉर्म जाएगा MGT 14,
किसके पास जाएगा, आरओसी के पास। आपको याद होगा क्लास में हम जब भी एसआर लिखते हैं तब हम प्रोसेस में क्या लिखते हैं, MGT 14 फॉर्म आपको फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है, आरओसी के पास। डेज कितने रहते हैं अपने, 30 डेज। तो ये आपका जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने हो गए OR और SR। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो अपना एक है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब देखो क्या बोला यहाँ पे कि जो मेंबर्स है ना, तो अगेन वो एक लिमिट में फॉल करने वाले मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं 4 मैटर्स के लिए। क्या बोला, 4 मैटर्स में एक तो क्या आएगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जब हम डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये टॉपिक वापस से पढ़ेंगे वहाँ पे। तो क्या बोला, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ सच रिमूव्ड डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को हमें हटाना है और उसकी प्लेस पे हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, अगर मेंबर्स ऐसा चाहते हैं अपनी टेन्योर एक्सपायर होने के पहले ही। तो उस केस में मेंबर्स कंपनी को क्या दे सकते हैं, स्पेशल नोटिस, कि मीटिंग में हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को हटाएंगे या इसको हटाएंगे, जो भी है। तो एक तो वो, और एक क्या आ गया, ऑडिटर। अगेन उसका भी टर्म ख़त्म नहीं हुआ है, टर्म ख़त्म होने के पहले ही आप उसको क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो या उसकी प्लेस पे किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो। तो ये 4 मैटर्स हैं। इन 4 मैटर्स में अगर मेंबर्स कंपनी को नोटिस देते हैं तो ऐसे नोटिस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नोटिस। ये नोटिस जो मेंबर्स देंगे ये कम से कम 14 डेज पहले जाएगा, किसके, मीटिंग के, ठीक है। फिर नोटिस किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी बाकी सब मेंबर्स को बताएगी, मतलब कुछ मेंबर ने नोटिस दिया होगा, लिमिट वाले अभी अपन पढ़ लेंगे। कंपनी के पास आ गया नोटिस, अभी कंपनी किसको बताएगी, जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं कंपनी उनको क्या करेगी, इंटीमेट करेगी, ठीक है। तो वो जो कंपनी इंटीमेट करेगी ना, उसका टाइम पीरियड कितना है, 7 डेज। जो मेंबर्स कंपनी को बताएंगे वो कितना है, मीटिंग से 14 डेज पहले। कंपनी बताएगी वो कितना है, मीटिंग से 7 डेज पहले। चलो ये OR SR एक बार आप रीड कर लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह भी गिवन है। हम आते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने बात की थी कि किन किन मैटर्स में ये पास होगा। देखो फर्स्ट क्या बोला है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर एट द AGM अदर देन द रिटायरिंग। मतलब जो पर्सन पहले से ऑडिटर है हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्लेस पे किसी और को कर रहे हैं। या फिर रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, और उसकी प्लेस पे किसी और को हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर मेंबर्स चाहें तो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। अब अगेन एक आदमी आएगा जिसके पास 10 शेयर हैं, कंपनी उसकी बात सुनने वाली है नहीं, एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। तो क्या बोला यहाँ पे, ऐसे लोग जिनके पास में कितने हैं, नॉट लेस देन 1% ऑफ, कम से कम वोटिंग पावर का कितना परसेंट होना चाहिए आपके पास, 1% होना चाहिए। या फिर आपके पास इतने शेयर्स होने चाहिए जिसमें आपकी जो पेड अप वैल्यू है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी आपकी लिमिट है तो ही आप क्या करोगे, स्पेशल नोटिस कंपनी को दोगे, ठीक है। फिर तो प्रोसेस है, देखो प्रोसेस अब वही है कि हर चैप्टर में हर प्रोविजन के बाद प्रोसीजर आ रहा है। तो वही आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ का प्रोसीजर याद कर पाओ। तो हमें प्रोविजन अच्छे से याद है ना, अब उसको ही तो आपको स्टेप वाइज लिखना है कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो। तो प्रोसीजर आप सारे के सारे मत पढ़ने बैठना, प्रोविजन पढ़ लिए उसके बाद प्रोसीजर 5-6 पढ़ लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोसीजर किस तरीके से बनाया जाता है। तो देख लो यहाँ पे, जैसे सबसे पहले क्या बोला वही, अब स्पेशल नोटिस दोगे तो उसको लोग साइन करेंगे, कितने लोग साइन करेंगे भाई, सेम लिमिट है, देख लो यहाँ पे कितना बोला, नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। जिनके पास शेयर्स है जिसपे एग्रीगेट सम नॉट लेस देन कितना है, 5 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। वही सेम चीज़ है। फिर आप नोटिस भेजो जो अपन ने बात की, कितने डेज पहले, एटलीस्ट 14 डेज पहले मीटिंग के, ठीक है। फिर कंपनी को नोटिस मिल गया, अब कंपनी वो नोटिस किसको देगी, अपने मेंबर्स को। फिर हमें नोटिस क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। तो ये सब वही बेसिक बात है 7 डेज पहले। तो ये अपना टॉपिक क्या हो गया, स्पेशल नोटिस। चलो अब चलते हैं आगे। ये टॉपिक बेसिक सा है कि रेजोल्यूशन पास किस तरीके से होता है। तो पहले क्या बोला, मोशन, फिर कोई मेंबर उसको क्या करता है, प्रपोज करता है, सेकंड मेंबर उसको सेकंड कर देता है, और फिर वो जो आता है रेजोल्यूशन जो है फिर हम पास करवाता है जो चेयरमैन है। तो ये पूरा प्रोसेस गिवन है, इसको आप एक बार अपने एंड पे रीड कर लेना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये जो टॉपिक है वो भी हमें क्या गिवन है, जैसे अभी हमने बात की थी कि आप जब भी SR पास करोगे तो SR MGT 14 में हमें किसके पास फाइल करना होता है,
आरओसी के पास कितने डेज में फाइल करना होता है, 30 डेज में। अब यहाँ आपको ऐसे ही कुछ रिजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स गिवन हैं जो हमें किसके पास फाइल करने हैं, आरओसी के पास फाइल करने हैं। तो ये पूरी लिस्ट हमें गिवन है कि आपको बेसिकली याद करना होगा कि ये आपको आरओसी के पास क्या करने हैं, फाइल करने हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये ध्यान से सुनना, ये क्या है, नोटिस। ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी एक कंपनी क्या कॉल कर रही है, मीटिंग कॉल कर रही है, तो शेयर होल्डर जो मेंबर्स हैं उनको आप क्या दोगे, नोटिस दोगे। बिकॉज अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो क्या उनको सपने आ रहे हैं अच्छा इस डेट पे इस वेन्यू पे मीटिंग है, इतने बजे जाना है, जो करना है, नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा, नोटिस देना होगा। और जो ये नोटिस है वो कितने डेज का जाएगा, 21 क्लियर डेज का। अब देखो यहाँ पे 21 डेज नहीं है, अगर आप सिर्फ 21 डेज लिख कर आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। 21 क्लियर डेज है, और इसमें ना इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। अब ये 21 क्लियर डेज होने का क्या मतलब है, 21 क्लियर, इसका मतलब जिस दिन आपने नोटिस इशू किया, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ये आपको काउंट करना है क्या, नो। जिस दिन मीटिंग है, डेट ऑफ मीटिंग, क्या ये आपको काउंट करना है क्या, नो। ये दोनों ही डेट्स आपको काउंट नहीं करनी है जब आप क्या भेज रहे हो, जब आप नोटिस भेज रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटिस कब भेजा है, लेट्स से मैंने नोटिस भेजा है 1 अगस्त को, ठीक है, और मैं मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ लेट्स से 26 अगस्त को। मैं मीटिंग कब कर रही हूँ, 26 अगस्त को। क्या मैं यहाँ पे ये मीटिंग कर सकती हूँ, तो आपको क्या काउंट करना है, एक तो इस डेट को हटा दो और एक आप इस डेट को हटा दो। तो ये बीच का टाइम ड्यूरेशन है, ये कितना होना चाहिए, 21 डेज। तो हमने ये क्या बोला, 21 क्लियर डेज, क्योंकि ये डेट हटा दी और हमने ये डेट भी हटा दी। अगर ये बीच का ड्यूरेशन सेकेंड से लेकर 25 तक, अगर ये कम से कम 21, मिनिमम 21 होना चाहिए, ज़्यादा तो हो सकता है, अगर ये कम से कम 21 दिन का नहीं है तो मीटिंग नहीं कॉल कर सकते हो। कम से कम 21 दिन का है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप मीटिंग कॉल कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, मान लेते हैं कि हमने नोटिस कैसे भेजा है, बाय पोस्ट। अब आपको क्या लगता है आप बाय पोस्ट भेजोगे तो आपके लिए बैठे ही हैं, अभी भेजा अभी पहुंच गया, नहीं। बाय पोस्ट अगर हम भेजते हैं तो हम मानते हैं कि पहुंचने में 48 आवर्स लगते हैं। कितने, 48 आवर्स। तो इसीलिए अगर आप बाय पोस्ट भेजोगे तो 2 दिन और हटा दो, मतलब अब हमें सेकंड भी काउंट नहीं करना है, थर्ड भी काउंट नहीं करना है, फोर्थ ऑनवर्ड्स काउंट करो 25 तक, ये 21 डेज होने चाहिए। तो बाय पोस्ट के 48 आवर्स और आपको एक्सक्लूड करने होंगे। तो ये अपना हो गया कि कितना आपका नोटिस जाएगा। अब जो नोटिस है वो कैसे जा सकता है, आइदर इन राइटिंग या फिर कैसे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको बेनिफिट है, तो उसको एटलीस्ट 21 डेज की जगह पे कितना टाइम लिमिट गिवन है, 14 डेज का नोटिस भेज के वो मीटिंग कॉल कर सकती है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो अपने बात की थी 48 आवर्स वाली, ये हमें यहाँ पर गिवन है। और अभी जो हम आगे एक टॉपिक पढ़कर आए थे स्पेशल नोटिस वाला, वो भी हमें यहाँ पे ये टॉपिक गिवन है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा शॉर्टर नोटिस। देखो अच्छा अभी हमने क्या बोला कि आपको मीटिंग कॉल करनी है कम से कम कितने डेज में, 21 डेज का आप नोटिस दे दो, और आपको जो मीटिंग है वो इतना नोटिस दोगे तो ही आप कॉल कर पाओगे। लेकिन मान लो कोई अर्जेंट बिजनेस है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दे पाएँ किस चीज़ में, 21 डेज का नोटिस देने में, मीटिंग को इतना डिले करने में। हमें शॉर्टर नोटिस मतलब 21 से कम डेज के नोटिस देकर मीटिंग जल्दी ही कॉल करनी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर 95% जो है कंसेंट आ जाती, मतलब जो लोग मीटिंग में आके वोट करने वाले हैं उसमें से 95% अगर कंसेंट कर देते हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुला लोगे तब भी, तो फिर आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग कॉल कर सकते हो। अगर 95% लोगों की कंसेंट नहीं आती है तो आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोला,
अब अपनी 2 मीटिंग्स होती हैं, एक तो एजीएम और एजीएम के अलावा और कोई मीटिंग है। तो एजीएम में क्या बोला, नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। इतने लोग अगर हाँ बोल देंगे ना शॉर्टर नोटिस के लिए तो ही आप बुला सकते हो। और अगर कोई दूसरी मीटिंग है तो उसमें 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। देखो, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे 2 लिमिट है। एक तो क्या बोला, मेजॉरिटी इन नंबर, मतलब मेंबर ऐसे भी नहीं है कि 2-3 लोग हाँ बोल देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। 10 लोग हैं तो कम से कम 6 लोग हाँ बोलने चाहिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी इन नंबर और ऑल्सो उनकी शेयर होल्डिंग भी चेक करो, उनके पास में क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो दोनों मानना है, मेजॉरिटी इन नंबर और कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना मानना है हमें, 95% होना चाहिए। और बाकी क्या बोला, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर तो सिंपल ले लो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तभी आप शॉर्ट नोटिस कॉल कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। देखो बेसिकली ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, ये पूरा टॉपिक रिपीट कर रखा है। नोटिस में क्या बताओगे, वही बताओगे, डेट टाइम वेन्यू, क्या वो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बिल्कुल। क्या बताओगे, एजेंडा, बिल्कुल वो भी पढ़ चुके। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एवरी नोटिस जो भी जाएगा उसमें एक तो आप क्या बताओगे, डेट टाइम एंड आवर ऑफ द मीटिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट सच मीटिंग, यानी एजेंडा, मीटिंग में आप क्या काम करने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, प्लेस ऑफ द मीटिंग। अभी हम पढ़कर आए कहाँ करोगे, आरओ पे या फिर उसी प्लेस पे जहाँ पे आरओ, मतलब सिटी टाउन या विलेज जहाँ पे आरओ सिचुएटेड है। गवर्नमेंट कंपनी है तो अप्रूवल लेके कहीं और भी कर सकते हो। सेम ही पॉइंट्स वापस से रिपीट कर रखे हैं तो हम वापस नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला है, डे ऑफ द मीटिंग, अगेन क्या वो नेशनल हॉलीडे हो सकती है, नहीं। टाइम ऑफ द मीटिंग, बिजनेस आवर्स, सेम चीज़ें रिपीट है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। इसके बाद में अभी हमने बात की एजेंडा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी आप कोई स्पेशल बिजनेस, मतलब अड्डा के अलावा और कोई बिजनेस कर रहे हो आप एजीएम में या ईजीएम में, तो सारे स्पेशल हैं। तो जब भी आप स्पेशल बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हो मीटिंग में, तब एक क्या जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं ईएस। यहाँ पे बेसिकली आप डिटेल दोगे कि एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, क्या हमें हाँ बोलना है, नहीं बोलना है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें लिख कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक होता है अपना प्रॉक्सी क्लॉज। अब एक बात बताओ, मीटिंग आप कॉल करोगे तो क्या आपको लगता है हर पर्सन इतना फ्री है कि वो मीटिंग में आ ही पाए? ऐसा हो सकता है ना कि वो खुद नहीं आ पा रहा है, पर क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम खुद तो मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हम अपने बिहाफ पर किसी और को भेज दें, है ना। तो वो भी राइट कंपनी देती है कि अगर आप खुद से नहीं आ पा रहे हो तो आप अपने बिहाफ पे किसी और को भेज सकते हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। तो आप ये मीटिंग के नोटिस में लिख कर दो कि अच्छा, अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो हम किसको भेज सकते हैं, प्रॉक्सी को भेज सकते हैं। प्रॉक्सी का भी डिटेल अपन आगे पढ़ने वाले हैं। चलो, अच्छा, इसके अलावा हमें एक टॉपिक गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर आप नोटिस भेजते हो तो क्या उसका प्रोसेस है, ये अपने एंड पे रीड कर लेना। ये पूरा यहाँ पे जो लैंग्वेज है, जैसे अपन कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू जो नोटिस भेजते हैं या ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, वो पूरे सिस्टम के बारे में हमें राम कहानी गिवन है। ये अब अपने एंड पे एक बार रीड कर लेना। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड। आपको याद होगा बिगिनिंग में हमने बात की थी कि आप जो अपना नोटिस दे रहे हो वो नोटिस आप किस किस को दोगे। तो एक तो मेंबर को तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा किसको जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को, ठीक है, कि वो भी आएंगे मीटिंग में। और किसको जाएगा, कंपनी के ऑडिटर्स को, ठीक है। तो इन लोगों को नोटिस जाता है। अच्छा, मेंबर की डेथ हो गई तो किसको जाएगा, उसके बिहाफ पे उसके लीगल हेयर्स को। अगर मान लो कि मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो किसको जाएगा, रिसीवर को, है ना। तो वही गिवन है, एवरी मेंबर, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिकीज मेंबर, इंसॉल्वेंट है तो उसका असाइनी, ऑडिटर, डायरेक्टर, इन सबको हमें नोटिस इशू करना है। अच्छा, अब मान लो कंपनी है और कंपनी ने गलती से, मतलब ओमिजन हो गया, गलती से किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचा, तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी क्या, नहीं। अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिजन है तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगी। ये SS2 के अकॉर्डिंग है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, इन सबको भी नोटिस जाता है, ये एक बार देख लेना।
ये वाले सारी चीज़ें गिवन है कि किन किन के पास नोटिस जा रहा है। अच्छा, एक टॉपिक देख लो कि कब कब हम नोटिस को क्या मानेंगे कि वो नोटिस क्या है, इररेगुलर है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, अगर नोटिस हमने कैसे इशू किया है, विदाउट एन ऑथोराइजेशन बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड, देखो कभी भी अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बोर्ड मीटिंग से। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि स्टेप 1 ही अपना जनरल मीटिंग होगा? नहीं, सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, अपनी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में हम लोग क्या पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। वो जो बीआर पास होगा उसमें ही हम डिसाइड करते हैं कि डेट टाइम वेन्यू क्या रहेगा, कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है कि वो मीटिंग का नोटिस भेजेगा, जनरल मीटिंग का। फिर कॉल होगी जनरल मीटिंग। तो कभी भी याद रखना, स्टार्टिंग कभी भी ऐसा नहीं है कि वो जनरल मीटिंग डायरेक्टली कॉल हो जाए। मीटिंग को कौन बुलाएगा, बोर्ड। तो अपना स्टेप 1 क्या रहेगा, पासिंग बीआर। तो वही बोला है कि जब तक जनरल मीटिंग के लिए बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई है, बीआर पास नहीं हुआ है, क्या वो मीटिंग वैलिड होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, व्हेन द नोटिस इज इशूड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका बोर्ड ही प्रॉपर नहीं है। देखो हम जब डायरेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मिनिमम इतने लोग बोर्ड में हमें चाहिए ही चाहिए, इतने लोग नहीं हैं तो बोर्ड प्रॉपर ही नहीं है। तो बोर्ड प्रॉपर ही नहीं है, ऐसे नोटिस भेज दिया, क्या वो नोटिस वैलिड है, क्या नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है, हमें पता चला कि जो डायरेक्टर था जिसने नोटिस पे साइन किया था, तो उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही सही नहीं है, तो वहाँ पे वो नोटिस भी वैलिड नोटिस नहीं होगा। और अगर नोटिस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी वो वैलिड नहीं होगा। चलो अच्छा, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब भी हम कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो वो स्पेशल बिजनेस के लिए सबसे पहले आप नोटिस के साथ क्या दोगे, ईएस क्या था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको इशू करना होगा। कब, जब आप स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो। तो उसमें बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें बताते हो कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, ठीक है, उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसके इम्प्लीकेशंस, क्या बेनिफिट होगा अगर आप यस बोलते हो, कंपनी को क्या बेनिफिट है, शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसके वैल्यू पे। तो वो सब बातें हम बताते हैं। किसको इंटीमेट करते हैं हम, मेंबर्स को, ताकि बेसिकली वो डिसाइड कर पाए। देखो आपको जनरली बोल दिया जाए हाँ बोलो या ना बोलो तो तुक्का ही तो मारोगे, पर आपको रीजनिंग पता हो किसी चीज़ के पीछे तो आपका डिसीजन एकदम करेक्ट होगा। तो उसी रीज़न के लिए हम भेजते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और ये जाता है किसके साथ, स्पेशल बिजनेस के साथ में, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला, अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस है तो हम उसमें ईएस में ये सब चीज़ें और बताने वाले हैं। तो क्या बोला, मान लो कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। अगेन ये टॉपिक भी हम कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में। तो अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो कंपनी कोई भी ऐसा स्पेशल बिजनेस कर रही है जहाँ पे डायरेक्टर का या कंपनी के मैनेजर का या कंपनी में कोई भी केएमपी का क्या है, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट है, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो भी चीज़ आपको बता के भेजनी है, किसको, मेंबर्स को, कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन है और इस पर हमारी कंपनी की 2 डायरेक्टर्स हैं ए और बी, ये डायरेक्टर्स या ये केएमपी हैं, व्हाटएवर दे आर इंटरेस्टेड। तो वो चीज़ें हमें बतानी है, चाहे आप खुद हो चाहे आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है। तो वो सब कुछ आप बताओगे। और इसके अलावा क्या बोला, अगर मान लो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है, और मान लो हमारी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर वो सेकेंड वाली कंपनी में इन्वॉल्व है, सेकेंड वाली कंपनी में वो कितना 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है, तो वो डायरेक्टर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर शेयर होल्डिंग है सेकेंड वाली कंपनी में हमारे कंपनी के लोगों की, तो भी हमें बताना होगा कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन जो हम दूसरी कंपनी के साथ कर रहे हैं हमारे कंपनी के लोग इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है। तो ये सब हमें डिस्क्लोजर्स देने होते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। और अगर आपने नहीं दिया तो अगेन जो भी ट्रांजैक्शन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, जो भी लॉसेस वगैरह हुए हैं वो जिसकी गलती है वो रियम्बर्स वहाँ पे करेगा, और पेनल्टी तो आनी ही है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोरम। कोरम अभी हमने बात की थी, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, मतलब एक वैलिड मीटिंग करने के लिए कितने लोग चाहिए। अब देखो कंपनी सबकी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। अगर हम सिंपल बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग, 2 लोग ले आओ कोरम बन जाएगी क्या, एब्सोल्युटली, ठीक है।
तो प्राइवेट कंपनी में तो 2 मेंबर्स। अच्छा, एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो 2 मेंबर्स हैं, देखो उसके आगे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर्सनली प्रेजेंट। इसका मतलब यहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट मतलब जो मेंबर्स हैं वो खुद से आएंगे। दैट मीन्स अगर आप प्रॉक्सी को भेज रहे हो तो क्या वो कोरम में काउंट होगा? नो, ही शैल नॉट बी काउंट फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। कोरम के पर्पस के लिए हमें ओनली मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना, मतलब वो खुद ही होंगे तो ही कोरम में आएंगे। बाकी प्रॉक्सी आ सकता है पर वो कोरम में काउंट नहीं होगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कोरम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला, अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसमें जो मेंबर्स हैं वो अप टू कितने हैं? 1000, तो वहाँ पे कोरम कितनी होगी? 5। अगर वो 1000 से 5000 के बीच में है तो कोरम कितनी होगी? 15। और अगर वो 5000 से ज़्यादा है तो कोरम कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी कोरम। अब देखो SS2 क्या बोलता है कि जो कोरम है ऐसा नहीं है कि बिगिनिंग में आए थे, अटेंडेंस लगवाई, भाग गए, नहीं। कोरम जो है वो क्या बोला है यहाँ पे कि कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं सिर्फ बिगिनिंग में भी होनी चाहिए, कमेंसमेंट में भी होनी चाहिए, एंड थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन वो कोरम प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या हम आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि हमारी कोरम ज़्यादा होगी? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया नहीं 2 नहीं, हमारी कोरम 3 होगी या 4 होगी। इज इट अलाउड? एब्सोल्युटली। पर उसने लिख दिया हमारी कोरम जो है वो 2 नहीं होगी, 1 ही होगी। अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। एक्ट से कम कर सकते हो क्या आप? नहीं। एक्ट से स्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल। चलो अब आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक बात बताओ, अपनी कंट्री का प्रेसिडेंट या अपने किसी स्टेट का गवर्नर, क्या वो भी किसी कंपनी में मेंबर हो सकता है? बिल्कुल। अभी मीटिंग हुई, आपने डायरेक्टली कॉल किया प्रेसिडेंट को कि मैडम आना है आपको, क्या वो खुद आएंगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट है तो वो खुद थोड़ी आएंगे, इतनी बिजी हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टेट का गवर्नर है तो क्या वो भी खुद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है ये इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार खुद से मीटिंग्स अटेंड करना, तो ये अपने बिहाफ पे ऑटोमेटिकली एक रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रॉक्सी नहीं है, प्रॉक्सी यहाँ पे इनको नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ये तो कभी आएंगे नहीं ना, तो इनके लिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सन है और वो पर्सन मेंबर ही माना जाएगा, उसको हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। अच्छा, अब इनका रिप्रेजेंटेटिव अगर माना ही मेंबर जा रहा है तो क्या वो कोरम में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, क्या एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। तो अगर उस कंपनी ने ऐसा कोई काम किया कि किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए, अब कंपनी मेंबर बन गई, अब कंपनी अपने पैर निकालेगी और चल के जाएगी क्या मीटिंग में? पॉसिबल नहीं है। तो अगेन कंपनी है तो वो भी खुद से नहीं जाएगी, वो अपने बिहाफ पे किसी को भेजेगी ना, जैसे किसी डायरेक्टर को भेज दिया, किसी और को भेज दिया। तो कंपनी भी अपना क्या रखती है, एक रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव भी प्रॉक्सी नहीं काउंट होगा, वो कोरम में एज अ मेंबर काउंट होगा, तो मेंबर ही माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है फॉर मोर देन वन कंपनी? बिल्कुल, एक से ज़्यादा कंपनीज के लिए भी वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जैसे मान लो एक मेंबर है ए 3 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा, अब ये कितने मेंबर माना जाएगा, 1 या 3? अब ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए क्या माना जाएगा, 3 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे। पर एक चीज़ सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक कंपनी है, हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, अप टू 1000 है तो कोरम कितनी होगी, 5। मान लेते एक बंदा है ए, वो एक ही साथ 5 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अकेला पहुंच गया मीटिंग में और क्या बोल रहा है, मैं तो 5 हूँ, मुझे 5 काउंट करो, बन गई ना कोरम। क्या ये वैलिड है? नहीं। ठीक है, 5 के तौर पे काउंट हो जाएगा, लेकिन है तो वो अल्टीमेटली अकेला ही ना। मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 तो चाहिए। तो एक और बुला लो तब वैलिड है। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। ये सब आपके क्वेश्चंस MCQ वगैरह में आ सकते हैं, और जो भी अपन ने यहाँ पे बात की वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल करके भी गिवन है, इसको आप यहाँ पे रीड कर लेना। अब क्या बोला, अगर कोरम नहीं है तो कोरम नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या मीटिंग एडजर्न हो जाएगी? बिल्कुल। तो अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। पर एक बात याद रखना, अगर EGM कौन सी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM किसने कॉल की है, रिक्विजनिस्ट ने।
खुद मीटिंग बुला रहे हो, खुद ही नहीं आ रहे हो, तब वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, तब वो मीटिंग क्या होगी, कैंसिल होगी। तो अगर कोई मीटिंग कौन कॉल कर रहे हैं, रिक्विजनिस्ट, और वो ही प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तब वो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, एडजर्न नहीं होगी। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेयरमैन। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग अगर हो रही है तो उसको कंडक्ट करवाना है, रेजोल्यूशंस पास करवाने हैं, प्रॉपर जो मीटिंग है सही तरीके से कन्वीन हो रही है नहीं हो रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो सब देखने के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो चेयरमैन जो है वो कौन बन सकता है, तो सबसे पहले तो क्या बोला, ये हम पढ़ रहे हैं एसएस के अकॉर्डिंग, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड का चेयरमैन ही क्या बन जाएगा, जनरल मीटिंग का चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर चेयरमैन 15 मिनट्स, मीटिंग चालू हो गई, 15 मिनट्स में चेयरमैन नहीं आया, या वो विलिंग ही नहीं है, क्या बोलता है मुझे मीटिंग का चेयरमैन बनना ही नहीं है, तो या फिर वो अनविलिंग है, तो उस केस में या फिर कोई और डायरेक्टर है जिसको हमने कहा था कि तुम चेयरमैन बनो, वो भी नहीं आया है, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो आपस में ही खुद ही क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे अपने में से एक कि आप आ जाओ और आप क्या बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ। ठीक है, लेकिन मान लो जिसको हमने अपॉइंट किया था वो भी नहीं आता है, ठीक है, तो फिर कौन करेंगे, मेंबर्स। अब मेंबर्स क्या बोलेंगे, तुम्हें किसी को भी नहीं करना, तो ठीक है अब हम ही कर लेते, तो मेंबर्स अपने आपस में से ही किसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक पर्सन को, मतलब एक मेंबर को, और वो वहाँ पे क्या कर लेगा, चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, और ये वो काम कैसे करेंगे, बाय शो ऑफ हैंड्स। और अगर शो ऑफ हैंड से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो क्या डिमांड कर सकते हैं, पोल भी डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब दो वर्ड्स आए हैं, एक अपना क्या वर्ड आया है, शो ऑफ हैंड्स, और एक क्या वर्ड आया है, पोल। अब ये अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वोटिंग करने के तरीके हैं कि आप या तो वोटिंग कर सकते हो बाय शो ऑफ हैंड्स या वोटिंग कर सकते हो बाय पोल। तो ये वोट करने के तरीके हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग कर लेते हो आप और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, पोल डिमांड कर सकते हैं। तो पोल अगर डिमांड हो गया तो फिर पोल के अकॉर्डिंग चेयरमैन का क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब तक पोल कंडक्ट हो रहा है, पोल का रिजल्ट आ रहा है, तब तक जो पुराना वाला चेयरमैन शो ऑफ हैंड्स से डिसाइड हुआ है वो चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। पोल का रिजल्ट आने के बाद जो वो वाला चेयरमैन है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले यही पढ़ लेते हैं कि ये शो ऑफ हैंड्स क्या होता है, पोल क्या होता है, वरना हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा क्या कैसे ही अपॉइंटमेंट हो गया। देखो वोटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या बात पढ़ी कि अगर आप मीटिंग कंडक्ट करवा तो वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होंगे, वोटिंग होगी। अब वोटिंग करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, एक क्या है शो ऑफ हैंड्स, एक क्या है पोल, और एक हम पढ़ेंगे आगे ई वोटिंग। चलो, तो मेनली तो ये दो बात करनी है अभी हमें। सबसे पहले अगर हम बात करें शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। इसका मतलब जितने भी लोग आए हैं, जैसे मान लो रेजोल्यूशन में पास करवाना है या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करवाना है, तो हम बोल देंगे कि आप बता दो, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं
कि इस पर्सन को बनाना चेयरमैन, वो येस करेंगे। येस कैसे करेंगे? अपना हैंड रेस करके। तो हैंड शो कर रहे हैं मतलब वो येस कर रहे हैं। तो उन्होंने शो ऑफ हैंड से अपना क्या किया? वोटिंग किया। तो एक मेंबर है तो वो कितने हाथ उठाएगा? एक ही उठाएगा। तो एक मेंबर का कितना वोट हो जाएगा यहाँ पे? 1 वोट हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स वेयर 1 मेंबर हैज़ 1 वोट। लेकिन अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एक शेयर है, एक शेयर है जिसकी वैल्यू लेट्स से 10 रुपए की है, ठीक है। तो उसके पास कितने वोट्स हैं? एक ही वोट है। एक और मेंबर है कंपनी का मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास कंपनी में लेट्स से 10,000 शेयर्स हैं। कितने वोट हैं उसके पास? एक ही वोट है। इसको गुस्सा नहीं आएगा? मैं कंपनी में इतनी वैल्यू के शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ, तब भी मेरा एक ही वोट है, और ये फटीचर आदमी के पास एक ही शेयर है, तब भी इसका एक ही वोट है। गुस्सा तो आएगा ही। तो इसीलिए ये लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं, मेंबर के अकॉर्डिंग हम वोटिंग काउंट नहीं करेंगे, हमें तो शेयर के अकॉर्डिंग वोटिंग चाहिए। इसका मतलब वो डिमांड कर सकते हैं पोल। पोल में 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। तो जिसके पास एक शेयर है उसके पास एक वोट, जिसके पास 10 शेयर है उसके पास 10 वोट, ठीक है। 100 है तो 100 वोट्स, तो शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर शो ऑफ हैंड से आपको सही नहीं लगता है तो फिर आप बाद में क्या डिमांड कर सकते हो? पोल की डिमांड कर सकते हो। अब पोल की डिमांड कौन करेंगे, कितने लोग करेंगे, अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये जो अपन ने यहाँ पे 2 टर्म्स पढ़े वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शो ऑफ हैंड से हमने किसको अपॉइंट किया? चेयरमैन को अपॉइंट किया। समझ में आ गया? तो ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो क्या करेंगे? यहाँ पे पोल की डिमांड कर सकते हैं, और अगर पोल की डिमांड हुई तो इमीडिएटली पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है कि आपकी मीटिंग में कौन कौन आएंगे? स्टैट्यूटरी और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ये आपकी मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी पढ़ने से पहले जब अपन वो वोटिंग का पढ़ रहे थे, पोल और शो ऑफ हैंड्स, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम बात कर लेंगे किसके बारे में? प्रॉक्सी के बारे में। ओके, देखो क्या बोला यहाँ पे? वोटिंग। तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन मिला, सेक्शन 106। सेक्शन 106 के बारे में बात करता है यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन। एक बात बताओ, अगर आप कंपनी के मेंबर हो, क्या कोई आपको बोल सकता है कि आप वोटिंग नहीं करोगे? यानी क्या कंपनी हमारे वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या? नहीं। अगर आपने शेयर्स पे कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, आपका कॉल्स इन अरेयर है, या फिर कंपनी ने आपके शेयर्स को जब्त कर लिया, लियन में रख लिया, तब अलाउड है। मतलब एक ही सर्कमस्टांस है, जब आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया, शेयर्स के ऊपर कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, तभी आपके वोटिंग राइट्स रोके जा सकते हैं। इसके अलावा क्या कभी भी आपके वोटिंग राइट्स वो रोके जा सकते हैं क्या? नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन कभी भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमने बात पढ़ी ली थी, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। 1 पर्सन का कितना वोट रहेगा? 1 वोट रहेगा। तो नॉर्मली शो ऑफ हैंड से ही होता है, लेकिन अगर पोल डिमांड हो गया तो वैसे होगा, या ई वोटिंग हो रही है तो वैसे होगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर हम वोटिंग की बात करें तो वो कैसे होती है? बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एक बार नेक्स्ट, हम पहले ई वोटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले पोल पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें पोल के बारे में, तो पोल में हमने क्या बात पढ़ी थी कि 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। तो यहाँ पे क्या बोला कि बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स के पहले भी बोल सकते हो आप, शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद भी आप क्या बोल सकते हो कि नहीं नहीं हमें तो क्या चाहिए? पोल चाहिए। तो पोल के लिए डिमांड करने के लिए कितने लोग बोले? अगेन वही कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, तो कितने लोग जिनके पास नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, या फिर हम शेयर कैपिटल वैल्यू में काउंट करें तो उनके पास कितने हैं? नॉट लेस देन 5 लाख और हर अमाउंट पेड अप।
तो कम से कम इतने लोग बोलेंगे तो वही पोल डिमांड होगा। और एनी अदर कंपनी है, देखो अल्टीमेटली वही बोल रहा है। शेयर कैपिटल वाली है तो एक तो परसेंटेज दे रखी होगी और कहीं पे क्या बोल दिया होगा, पेड अप वैल्यू दे रखी होगी। वोटिंग वाली है, इसका मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग वाले काउंट हो जाएगा नॉट लेस देन 1/10। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि देखो दो बातें होती है, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और एक होता है मीटिंग का एडजर्नमेंट। ये दो बातों पे अगर पोल डिमांड हुआ है तो फिर हम पोल को कंडक्ट करवाएंगे फोर्थविथ, दैट इज इमीडिएट। इनके अलावा किसी और मैटर पे अगर पोल डिमांड हुआ है तो वो जो पोल का कंडक्ट है वो इमीडिएट ना होकर विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द डिमांड आप उस पोल को कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला, पोल का पूरा प्रोसेस होगा तो वो पूरे प्रोसेस के लिए हम अपॉइंट करेंगे किसको, स्क्रूटनाइजर्स को। देखो इसके लिए पूरा हमें जो प्रोसेस गिवन है क्या होता है कि हमने किसको अपॉइंट किया, स्क्रूटनाइजर्स को अपॉइंट किया। अभी वो लोग क्या करेंगे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट लेंगे कि कौन से मेंबर्स हैं, कौन प्रॉक्सीज हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब वो ले लेंगे। मतलब पूरे प्रोसेस को मैनेज कौन करवा रहे हैं, आप स्क्रूटनाइजर मैनेज करवा रहे हैं। अभी वो एक क्या रखेंगे, एक एम्प्टी पोलिंग बॉक्स रखेंगे। मेंबर्स को पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एक एम्प्टी पोलिंग बॉक्स रखा जाएगा। जो एम्प्टी है उसको हम लॉक एंड सील करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, मेंबर और प्रॉक्सी की प्रेजेंस में हम उसको क्या करेंगे, बॉक्स को लॉक एंड सील करेंगे। फिर सब लोग वोटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी उनके वोट्स है वो उस बॉक्स में डिपॉजिट कर देंगे। वोटिंग होने के बाद जो स्क्रूटनाइजर है वो उस बॉक्स को ओपन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में उसको ओपन करेगा। जो भी रिजल्ट वगैरह आया क्या बनाएगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा किसको, चेयरमैन को। चेयरमैन क्या काम करेगा, जो भी रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर देगा कि पोल में क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो ये हमें पूरा जो प्रोसेस है वो कहाँ गिवन है, रूल्स में गिवन है, तो इसको आप रीड करना। चलो, इसके बाद में अगर हम वापस चलें, जो अपना प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था, ई वोटिंग वाला। देखो ई वोटिंग, एक सेकेंड, ई वोटिंग जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अब देखो कितनी सारी कंपनीज हैं, जो इतने सारे शेयर होल्डर्स, इतने सारे मेंबर्स हैं उसमें, तो क्या सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपने मीटिंग कन्वीन करी, कंडक्ट करी, सबके सब लोग आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए क्या बोला, ऐसी कंपनीज जो एक तो लिस्टेड है या ऐसी कंपनीज जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, है ना, तो इन कंपनीज को क्या बोल दिया कि आपके ऊपर मैंडेटरी क्या एप्लीकेबल होगा, ई वोटिंग एप्लीकेबल होगा। यानी आपको जो वोटिंग करवानी है वो कंडक्ट कैसे करवानी है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में वोटिंग कंडक्ट करवानी है। और आपको रिमोट ई वोटिंग, देखो एक होता है ई वोटिंग, क्या होता है, एक तो हम मीटिंग में जाकर इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं। एक रिमोट ई वोटिंग क्या होता है, जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे बिठाए, जहाँ पर भी आप जिस प्लेस पे हो वहीं से बैठे बिठाए आप क्या करोगे, ऑनलाइन वोट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ई वोटिंग करवा ली, रिमोट ई वोटिंग करवा ली तो मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग तो तब भी होगी, मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी अगर आप ई वोटिंग करते हो रिमोट वाली, तब भी। ठीक है, अब जिन लोगों ने रिमोट ई वोटिंग से ऑलरेडी वोटिंग कर दी है, क्या वो मीटिंग में वापस से जा सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने मीटिंग से, सॉरी रिमोट ई वोटिंग से वोट कर दिया रेजोल्यूशन में, लेकिन स्टिल अगर वो मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, क्या वो जा सकते हैं, हाँ। क्या वो वापस से वोट कर सकते हैं, नहीं। वोटिंग तो एक बार कर दी ना, बार बार थोड़ी करोगे, पर मीटिंग में जाके अटेंड तो कर सकते हो, बिल्कुल। तो क्या बोला, लिस्टेड कंपनीज और हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स, इनके लिए कंपलसरी है। पर जिनके डिबेंचर या प्रेफरेंस लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, उनके लिए एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज, इन पे लिस्टेड है या आईटीपी पे लिस्टेड है, इन कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है, मतलब इनके ऊपर मैंडेटरी ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है। इन दोनों के ऊपर मैंडेटरी ई वोटिंग एप्लीकेबल है। अच्छा, कुछ कंपनीज चाहें तो वो वॉलंटरी भी ई वोटिंग अप्लाई करवा सकती हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन हमें वापस से क्या गिवन है,
प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग। जैसे अपन पोल में पढ़कर आए कि हम किसको अपॉइंट करते हैं, स्क्रूटनाइजर्स को, सेम वैसे ही ई वोटिंग के प्रोसेस में भी किसको अपॉइंट किया जाएगा, वन और मोर स्क्रूटनाइजर्स को अपॉइंट किया जाएगा। प्रोसेस वही पोलिंग वाला सेम चलेगा। इसको एक बार आप रीड कर लेना, प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक बात है। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है, रिमोट ई वोटिंग का। रिमोट ई वोटिंग, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो रिमोट ई वोटिंग की, तो आपको फैसिलिटी कम से कम कितने डेज के लिए देनी है, ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। और जिस दिन आपकी मीटिंग है, मीटिंग के कब आपको क्लोज कर देनी है, जब भी आपकी मीटिंग है उसके पहले वाले दिन, प्रीसीडिंग डेट पे 5 बजे से। फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग है वेंसडे को, तो ट्यूसडे को शाम को 5 बजे आप क्या कर दो, ई वोटिंग फैसिलिटी को बंद कर दो, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला है कि जो मेंबर रिमोट ई वोटिंग से वोटिंग कर चुके हैं वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो वापस से वोट कर पाएंगे, क्या वो वापस से वोट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान देना है। बाकी सारे पॉइंट्स तो एकदम सेम है। वही फिर जो लोग आते हैं मीटिंग में वो लोग अपना वोट कर देंगे अगर उन्होंने ई वोटिंग से वोट नहीं करा है। अगेन वही रिजल्ट वगैरह क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये एकदम बेसिक है। चलो अब चलते हैं हम एक बार नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, पोस्टल बैलेट। अच्छा, पोस्टल जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट की अगर हम लोग बात करें तो पोस्टल बैलेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगेन कंपनीज हैं, अब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो होते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगेन बहुत सारे लोग होते हैं जो आ ही नहीं पाते हैं मीटिंग में। तो क्या बोल दिया कि कंपनी जो है वो क्या काम करेगी, मीटिंग में मत बुलाओ, आप क्या करो, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके घर पे भिजवा दो, और वो घर बैठे बैठे क्या कर पाएंगे, उस पर साइन करेंगे, साइन वगैरह करके जो भी है येस बोलना है नो बोलना है जो भी है वो वापस से पोस्ट कर दो कंपनी को। तो यानी कंपनी भी बाय पोस्ट भिजवा देगी रेजोल्यूशन, आप अपना आंसर लिखकर कंपनी को वापस से क्या कर दो, पोस्ट बैक, ठीक है। तो पोस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। लेकिन आजकल तो ई वोटिंग आ गई है, तो पोस्टल बैलेट ना करके कंपनीज क्या ऑप्ट कर सकती है, ई वोटिंग, ठीक है। अब देखो पोस्टल बैलेट में क्या बोला कि कुछ अभी हम आइटम्स की यहाँ पे लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ये वाले आइटम्स मैंडेटरी हैं, इसका मतलब ये आइटम्स पोस्टल बैलेट से होने ही होने हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ मीटिंग बुला लिया और उसमें कर लिया, नहीं, कंपलसरी है कि ये सब आइटम्स पोस्टल बैलेट से होंगे ही होंगे। तो ये वैसे तो पूरा याद करना है, एक बार देख लो। फर्स्ट क्या बोला, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं क्यों, टू इंसर्ट और रिमूव द प्रोविजन डिफाइनिंग अ प्राइवेट, मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन करने के लिए बात कर रहे हो, आर्टिकल्स में चेंजेस कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए। इसके अलावा क्या बोला, रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस चेंज कर रहे हो आप, कहाँ पे, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज। नेक्स्ट क्या बोला है, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स, ये सब आपको याद होंगे, ये सब हम ऑलरेडी बिगिनिंग वाले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंज करो और आपका पैसा कैसा पड़ा हुआ है, अनयूज्ड, इसका हमने प्रॉपर एग्जाम्पल भी लिया था क्लास में, वो सब चीज़ें ध्यान देना। डीवीआर कल ही पढ़ा है हमने शेयर कैपिटल में। वेरिएशन इन द वोटिंग राइट्स वगैरह जो भी अदरवाइज राइट्स है, राइट्स में चेंजेस कर रहे हो आप बाद में। देन बाय बैक कर रहे हो तब भी। एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये अपन पढ़ेंगे डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में। सेल ऑफ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, अगेन ये जो है अपना सेक्शन 180 है, डायरेक्टर वाले चैप्टर में आ जाएगा। इसके बाद में ये अपना सेक्शन 186 है, लोन्स गारंटी सिक्योरिटी वाला। अगर आप आउटसाइड द लिमिट आप लोन गारंटी सिक्योरिटी देते हो तो आपको एसआर पास करवाना होता है, और वो आप कैसे पास करवाओगे, थ्रू पोस्टल बैलेट। तो ये जो सब हैं, तो 3-4 पॉइंट हमने नहीं पढ़े हैं अभी, वो हम आगे डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे। बाकी सब हम ऑलरेडी कवर पहले ही कर चुके हैं। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे पोस्टल बैलेट में ध्यान देनी है। अभी इसके बाद एक ऊपर हमने टॉपिक पेंडिंग है, प्रॉक्सी, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
प्रॉक्सी। अच्छा, ये हमने बात की थी कि कंपनी में मेंबर्स खुद से भी आ सकते हैं, और अगर वो खुद से अवेलेबल नहीं है तो वो किसको भिजवा सकते हैं, अपने बिहाफ पे किसी और को भी भिजवा सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। अच्छा, अगर हम बात करें प्रॉक्सी की, तो कोई भी मेंबर जिसके पास राइट टू वोट है एट द मीटिंग, वो किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे। अच्छा, अब क्या एक प्रॉक्सी ऐसा पॉसिबल है कि वो एक से ज़्यादा मेंबर का भी प्रॉक्सी बन सकता है? एब्सोल्युटली। तो अगर एक पर्सन प्रॉक्सी बनना चाहता है एक से ज़्यादा मेंबर के लिए, तो उसके लिए हमें लिमिट गिवन है कितनी, 50। मतलब आप मैक्सिमम 50 लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो। लेकिन एक और कंडीशन है, आपको क्या चेक करना है वहाँ पे, कि जितने भी लोगों के लिए आप प्रॉक्सी बन रहे हो उन सबके पास मिलाकर मैक्सिमम कितनी वोटिंग राइट्स हो सकती हैं, 10%। मतलब 50 की लिमिट भी काउंट करोगे और 10% की लिमिट भी आपको काउंट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ABC हैं, ABC के पास मिलाकर 10% हो गया, तो क्या भी आप D के प्रॉक्सी बन पाओगे? नहीं, 50 से कम है लेकिन 10% आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या बोला, जो प्रॉक्सी है ना, उसके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं डिसेबिलिटीज़ हैं। तो पहली बात तो ये है, क्या प्रॉक्सी वोट कर सकता है? नो। प्रॉक्सी नॉर्मली शो ऑफ हैंड पे वोटिंग नहीं कर सकता, पर क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? बिल्कुल। क्या वो पोल में वोट भी कर सकता है? बिल्कुल। क्या प्रॉक्सी नॉर्मली मीटिंग में कुछ बोल सकता है? नहीं। गूंगा बन के रहना है, कुछ बोलना है क्या मीटिंग में? नहीं। अच्छा, क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होगा? नहीं। तो ये सारे उसके क्या आ जाएंगे, राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शन। अब जो भी मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहता है वो क्या काम करेगा, अपना एक प्रॉक्सी का जो फॉर्म है वो फॉर्म कंपनी को सबमिट करेगा मीटिंग के 48 आवर्स पहले, ठीक है। और जो प्रॉक्सी का फॉर्म है, यहाँ पे वो फॉर्म नंबर कौन सा है, MGT 11। अच्छा, क्या कोई मेंबर चाहे तो वो जो मेंबर है वो कंपनी के पास क्या होगा, प्रॉक्सी का रजिस्टर। क्या मेंबर चाहे तो प्रॉक्सी रजिस्टर को इंस्पेक्ट भी कर सकता है? क्या, इंस्पेक्ट भी कर सकता है। बस कंपनी को आप नोटिस दे दो, फिर आप उस रजिस्टर को क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला, ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 24 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, इतने टाइम पहले, ठीक है। इसके बाद अगर हमने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया, फिर मेंबर खुद भी पहुंच गया, तो मेंबर खुद ही आ गया मीटिंग में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी का क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रॉक्सी के लिए ध्यान रखनी है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अपना एक टॉपिक आता है मिनट्स। देखो मिनट्स क्या होते हैं, जब भी हम मीटिंग कोई भी कंडक्ट कर रहे हैं तो मीटिंग कंडक्ट होने के बाद में आपको मीटिंग के क्या बनाने होते हैं, मिनट्स। मतलब समरी, मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। तो जैसे आपकी मीटिंग कंक्लूड हो गई, मीटिंग कंक्लूड होने के विदिन 30 डेज आपके मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। फिर क्या बोला है, अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती हैं, हर टाइप की मीटिंग के लिए अलग बनेगी मिनट बुक, चाहे जनरल हो, क्रेडिटर्स की हो, बोर्ड की हो, कमेटी मीटिंग्स हो, हर एक मीटिंग के लिए अलग टाइप की क्या बनेगी, मिनट्स बुक बनेगी, और आपको वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमने कोई भी मैटर डिस्कस किया है किससे, पोस्टल बैलेट से, क्या वो मिनट्स बुक में एंटर होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली मिनट्स बुक में एंटर करना है अगर कोई मैटर हम पोस्टल बैलेट से पास करते हैं, ठीक है। फिर बोला है साइनिंग। अब देखो यहाँ पे दोनों का कंबाइन दे रखा है कि साइनिंग जो है, अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग में क्या बोला कि कौन साइन करेगा, चेयरमैन, जो उस मीटिंग का चेयरमैन है वो, या फिर चेयरमैन ऑफ द सक्सीडिंग मीटिंग भी कर सकता है। तो सेम मीटिंग का भी कर सकता है और नेक्स्ट मीटिंग का भी कर सकता है। पर अगर हम बात करें किसकी, जनरल मीटिंग की, तो उसमें कौन साइन करेगा, उसी मीटिंग का चेयरमैन, ठीक है। लेकिन अगर उस मीटिंग का चेयरमैन मान लो उसकी डेथ हो जाती है या कोई इनएबिलिटी आ जाती है, तो फिर कोई भी डायरेक्टर हु इज़ ऑथराइज बाय द बोर्ड। और सेम अगर पोस्टल बैलेट के केस में है तो मीटिंग तो हुई नहीं, तो पोस्टल बैलेट के केस में कौन साइन करेगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। लेकिन अगर वही चेयरमैन की इनएबिलिटी या डेथ हो जाती है तो सेम क्या है, बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड। मिनट्स बुक बना के प्रिजर्व करके रखनी है हमें, परमानेंटली इसको प्रिजर्व करना होता है।
चलो अब आ जाओ आगे। अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट ऑन एजीएम। देखो जब एजीएम की अगर हम लोग बात करें, वो भी किस कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी को क्या करना होता है, एक एडिशनल कंप्लायंस करनी होती है। मिनट्स तो बनाने ही हैं, उसके अलावा एक अलग से रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट ऑन एजीएम, और वो बनाकर सबमिट करनी है किसको, आरओसी को यहाँ पे। और फॉर्म नंबर क्या रहेगा, MGT 15। कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक बातें ही आपको उस रिपोर्ट में लिख कर देनी है। डे, डेट, टाइम, आवर, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, कितने लोगों ने अटेंड किया, कोरम आया था ना, एक्ट का कंप्लायंस किया या नहीं किया, क्या क्या हमने बिजनेस किए, क्या क्या उनका रिजल्ट आया, पास हुए या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हमें सबमिट करनी है, नहीं करोगे पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना एक जो मेन कंटेंट है चैप्टर का वो तो हो चुका है। अब 2-4 बेसिक बातें जो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे ड्यूटीज़ ऑफ CS। अब CS की ड्यूटीज़ हमें देखनी है बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो मेन काम क्या होता है, नोटिस भिजवाने का, है ना। तो बोर्ड को असिस्ट करो पहले तो बोर्ड मीटिंग में, है ना, वो सब काम आ जाएगा। उसके बाद में क्या करो, जनरल मीटिंग का जो नोटिस जाएगा वो भिजवाना है, तो वो सब किस में आ जाएगा, बिफोर में। फिर हम बात करें ड्यूरिंग द मीटिंग, तो चेयरमैन की हेल्प करो, असिस्ट करो मीटिंग को कंडक्ट करवाने में, वो सारी चीज़ें हैं। और आफ्टर द मीटिंग मिनट्स पढ़ लिया हमने। तो मेन तो ये बातें हैं, बाकी बेसिक सारी चीज़ें हैं कि कंपनी क्या करती है, बोर्ड क्या करता है, इसको आप अपने लेवल पे एक बार रीड कर लेना, एकदम बेसिक कंटेंट है। चलो इसके बाद में हमें एक लास्ट जो टॉपिक गिवन है वो गिवन है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, फिजिकली मीटिंग नहीं करके क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वर्चुअल मीटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। पर नॉर्मल पता ना कंप्यूटर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है, वो सब कंटेंट लिखना है। क्या करोगे, शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ट्रैवल कॉस्ट वगैरह ये सब कम आएगी, बिकॉज रिमोट ही वोटिंग है तो आने की ज़रूरत है क्या, नहीं। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा क्या, एब्सोल्युटली। एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, तो उनको एक साथ कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, अब हर किसी में आप ट्रैवल करके जाओगे तो फिजिबल नहीं हो पाता, वो सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मीटिंग, कंडक्टिंग द मीटिंग, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का भी टाइम सेव होता है। अब अगेन ये सब बातें रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और डिफ़िकल्टीज़ वगैरह क्या आती हैं, सिक्योरिटी देखो, अब ऑब्वियसली बात है कि हैकिंग वगैरह हो सकती है, नेटवर्क फेलियर हो सकता है, बीच में मीटिंग बंद हो गई, लोगों ने वोटिंग कर दिया, वोट्स आपके पास पहुँचे ही नहीं, करप्ट हो गया सिस्टम, तो वो सब सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, या हैकिंग वगैरह के इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, वो डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएगा। ठीक है, सो विद दिस जो अपना चैप्टर है जनरल मीटिंग का, वो अपना चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट B का, वो अपना क्या रहेगा, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम सब अभी कवर करेंगे कल की क्लास से। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।